हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बोलो। So 69. 69। 1 हॉर्स पावर कितनी होती है पता है क्या? 1 हॉर्स पावर। 746 watt. 1 हॉर्स पावर मोटर है। पंप्स आउट वाटर फ्रॉम ए वेल ऑफ डेप्थ 20 मीटर। ये वेल है ऑफ डेप्थ 20 मीटर, ये सपोज 20 मीटर है। एंड फिल से वाटर टैंक ऑफ वॉल्यूम, एक वाटर टैंक भी है, वाटर टैंक है, इसमें 2238 लीटर। एट ए हाइट ऑफ 10, एट ए हाइट ऑफ 10 मतलब तो उसको ग्राउंड से ऊपर रखना चाहिए, है ना? एक मिनट रुको। तो ये ग्राउंड लेवल मान लेते हैं, ग्राउंड लेवल है, इससे हाइट कुछ ऊपर। ये यहाँ पर एक टैंक है, ये हाइट 10 मीटर है, ये टैंक है, इसमें तुम्हें वाटर डालना है 2238 लीटर। रनिंग टाइम ऑफ मोटर टू फिल द एम्प्टी वाटर टैंक। तो 2238 लीटर यहाँ से, इस हाइट से 20, देखो ग्राउंड तो ये है और ग्राउंड से 20 मीटर डीप वेल है। तो यहाँ से हमें वाटर यहाँ से पंप करना है और इसके पास लेके जाना, इसमें डालना है। कितनी हाइट? ग्राउंड से 20 मीटर डीप तो वेल हो गया, और ग्राउंड से 10 मीटर हाइट पर टैंक है। अल्टीमेटली टोटल हाइट जहां तक तुम वाटर लेके जा रहे हो, दैट कंप्लीट हाइट इज 30 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा? तो हम लिखते हैं डेल्टा यू। देखो एम जी है यहाँ पर, और तो कोई फोर्स है ही नहीं एम जी के अलावा। हम वाटर जो काम कर रहा है वो भी है, पंप उसकी पावर तुम्हें दे दी। तो अल्टीमेटली इसको देखें, मास को, टू 2238 लीटर जो है वाटर है, इसको हम ग्राउंड से, सॉरी वेल की डेप्थ से 10 मीटर हाइट तक लेके जाते हैं। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय, कौन कौन से फोर्स है यहाँ पर? कौन कौन से फोर्स है बताइए। देखिए यहाँ पर जो तुम्हारे दिमाग में बात आनी चाहिए ना, वो आनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी को लेकर के। पानी ऊपर से यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी हम लेते हैं, यहाँ वेलोसिटी 0। और यहाँ के बारे में ऐसा हो सकता था कि यहाँ जब वो पहुंचता है वाटर, उसकी वेलोसिटी कुछ तो होगी 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, पर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। और जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो तुम लोग इसको क्या करोगे? इसको जीरो वेलोसिटी लेते हैं। गिवन है तो ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? जीरो लेते हैं, जीरो वेलोसिटी। तो जीरो वेलोसिटी तो इसकी अब डेल्टा के की तो बात ही खत्म हो गई। तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के में डेल्टा के तो है ही नहीं, बचा कौन? बचा सिर्फ, बचता है सिर्फ डेल्टा यू। तो डेल्टा यू के बारे में तुम लिख सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज एम जी डाउनवर्ड, हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में, एंगल 180 डिग्री है। डेल्टा यू ये है। और ये जो डेल्टा यू है, डेल्टा यू चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं तो कुछ तो हो ही रहा होगा, कोई ना कोई तो कर ही रहे चेंज। समझ में आ रही है क्या बात, क्या कर रहे हैं हम लोग? फिर से सुन लो, देखो
मोटर को कितना टाइम लग, पंप जो है ना 1 हॉर्स पावर का है। 1 हॉर्स पावर, वैसे तो हम इसको मैनुअली भी देख सकते हैं कि 1 हॉर्स पावर का पंप है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, तो वर्क डन जो हुआ, जो चेंज इन एनर्जी हुई वो mgh की इक्वल हुई। तो कहाँ से आया ये, कहाँ से आया इतना वर्क? तो वर्क डन बाय मोटर, देख सकते हैं मोटर ही काम कर रही है, वही चेंज करेगी एनर्जी। mgh जो पानी को मिली है, mgh पहले यहाँ पर था पानी, अब ऊपर चला गया तो उसकी एनर्जी चेंज हो गई, और जो एनर्जी चेंज हुई है वो मोटर के वर्क से हुई है। मोटर की पावर तुम्हें दी हुई है, अब पावर इनटू टाइम हमें पता है कि वर्क होता है पावर इनटू टाइम, और ये mgh की इक्वल है। तो टाइम हमें चाहिए, दैट इज mgh बाय पावर, दैट इज mgh बाय पावर। तो सारी वैल्यूज तुम्हारे पास है 2238, और जी के बारे में कुछ कहा नहीं है तो भी जी रहने तो लास्ट में देख लेंगे। एच इज 30, पावर इज 746, और शायद 3 है, 3 टाइम्स है इसका, 3 टाइम्स है तो ये हो गया 90 जी। 1 हॉर्स पावर, 223 लीटर, लीटर है तो मास हो गया ना, ये मास इंटू हाइट। तो टाइम कितना हो गया देख लो, 90 जी, मतलब 900 सेकेंड्स, अराउंड 15 मिनट्स हो गए अगर जी 10 लेते हैं तो। ठीक है, Okay, sir. मास को ही, वॉल्यूम को ही मास ले रहे हैं। हाँ वॉल्यूम, बताइए वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में, लीटर में नहीं होता। वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, तो ये वॉल्यूम नहीं है, वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है इसकी। हाँ लिक्विड को मेजर करते हैं लीटर में, और लीटर को अगर मास में कन्वर्ट करना हो, लीटर को अगर मास में कन्वर्ट करना हो तो वाटर के लिए 1000 लीटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। वो वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, एक्चुअली वो वॉल्यूम भी नहीं है, वॉल्यूम इन लीटर्स है, और लीटर्स में रिलेशन है। अब वॉल्यूम में अगर दिया होता मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब, तो हमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता। यहाँ पर, यहाँ पर जो हम डेंसिटी फैक्टर लेते हैं लीटर से किलोग्राम में जाने के लिए, दैट इज 1, 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोग्राम, इक्वल तो नहीं लिख सकते, 1 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोग्राम। और 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम ये दिया होता, इज इक्विवेलेंट टू 1000 किलोग्राम। तो हम बोलते हैं कि डेंसिटी मास, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो 1000 किलोग्राम मास, और वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया 1, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पर वाटर 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब अगर हम लीटर में बात करें तो डेंसिटी 1 किलोग्राम पर लीटर। तो वॉल्यूम हमने दिया, वॉल्यूम हम लोगों को दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 1000 लीटर, डेंसिटी 1 किलोग्राम पर लीटर, तो मास कितना हुआ? मास इज 1000 किलोग्राम। तो लीटर को ही मैं डायरेक्ट मास लिख दूँ। एक्चुअली डेंसिटी जो वॉल्यूम एसआई सिस्टम में होता है उसमें यूनिट होती है, रो होता है 10 पावर 3। सीजीएस में, रो इन सीजीएस, वाटर की बात मैं कर रहा हूँ, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर 1 ग्राम वाटर आता है, उसका मास 1 ग्राम होता है। 1 लीटर वाटर जो उसका मास 1 किलोग्राम होता है। 1 मीटर क्यूब अगर वाटर होता तो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब अगर वॉल्यूम तुम्हारे पास है, उस 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 किलोग्राम पानी आ जाता है, तो ये इसकी डेंसिटी है। तो लीटर में डेंसिटी 1 किलोग्राम पर लीटर होती है, तो उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 ही आता है। ठीक है, यस सर। अब हमें सर्कुलर मोशन पर आना है ना, और डीसी पांडे शायद तुम बोलते रहो क्वेश्चन, खत्म रहते हैं इसमें, हो गए इसमें क्वेश्चन सारे। सर 68 68, a body of mass 4 kilogram moving up an inclined plane, rising 1 in 40 with velocity 40 meter per second. If efficiency is 50%, what is the power?
ये 1/40 का मतलब पहले भी मैंने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद हो तो आइडिया दोगे मुझे क्या होता है 1/40? सर मतलब साइन थीटा। साइन थीटा। हाँ, ठीक है, मतलब मैथमेटिकल याद किया हुआ है, अच्छी बात है। पर मुझे ये बताओ कि इसका फिजिकली इसका मीनिंग क्या है, हम क्या सोचेंगे इसको पिक्चर में बनाऊं तो क्या हो, बोलना क्या चाह रहा है वो? हॉरिजॉन्टल के अलोंग 40 तो वर्टिकल के अलोंग 1। हॉरिजॉन्टल के अलोंग 40 कैसे चलेगा? तो चल तो रहा वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है, कहता 1/40। If he moves 40 meter along the inclined plane, so this point A, this point is B, and this AB is 40 meter. Then this height is 1 meter. This height is 1 meter. तो ये अगर इंक्लाइन प्लेन की अलोंग 40 चलता है तो उसकी हाइट 1 मीटर के थ्रू रेज हो जाती है, ऊपर चला जाता है थीटा। अगर ये थीटा है तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इज 1/40। तो क्वेश्चन था कि ए बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम मूविंग अप इंक्लाइन प्लेन 1/40 with a 40 meter per second, 40 meter per second। और बताना एफिशिएंसी, एफिशिएंसी 50% है ना? एफिशिएंसी 50% है। पावर चाहिए, कितनी पावर चाहिए? इसको एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाने के लिए कुछ तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा ना। एक कांस्टेंट स्पीड 40 से जाने के लिए एफबीडी देखें अगर इसका, तो एक फोर्स इधर आता है एमजी साइन थीटा। या हम डायरेक्ट एनर्जी भी लिख सकते हैं, मतलब पावर का मतलब क्या था इन 1 सेकेंड, पावर मतलब यही होता है इन 1 सेकेंड। हम एफबीडी से डायनामिक्स यूज ना करके वर्क पर एनर्जी डायरेक्ट यूज करें तो भी सिंपली है इन 1 सेकेंड। पावर का मतलब ये है, तो मतलब मुझे जो भी कुछ कैलकुलेट करना है ना वो 1 सेकेंड में करना है। तो मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन इन 1 सेकेंड, वर्क डन इन 1 सेकेंड। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर स्पीड 40 है तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की मैं बात करूँ तो 40 मीटर, 40 मीटर डिस्टेंस है उसका। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए उसका 40 मीटर डिस्टेंस है। तो उसको उसकी एनर्जी देखो कितनी चेंज हो रही है, टोटल चेंज इन एनर्जी देख लो उसका, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के कितना चेंज हो रहा है। अब डेल्टा यू चेंज होता है बस, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सेप्ट एमजी। यहाँ पर मोटर काम कर रही है, वर्क डन बाय मोटर। मोटर नहीं, वो क्या है, वो है पावर। एक बार जो भी है मतलब पर्सन खुद अपना फोर्स लगाता है, जो भी कुछ है एक्सटर्नल एजेंट है, मतलब मोटर तो पिछले केस में थी, एक्सटर्नल एजेंट है। तो डेल्टा की तो जीरो है क्योंकि एक कांस्टेंट स्पीड 40 से चलना चाहता है, तो डेल्टा यू देखते हैं, डेल्टा यू कितना, डेल्टा यू इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल तो उसकी कुछ हाइट हो गई है ना, हाइट कुछ राइज कर गया वो, हाइट हाइट तो हाइट जो है 1 मिनट 1 सेकंड में वो 40 मीटर जाता है, और 40 मीटर अगर गया है वो 1 सेकंड में तो उसकी हाइट राइज करेगी 1 मीटर। 1 सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग, 1 सेकंड में जो भी आएगा वो पावर है डेल्टा यू। डेल्टा यू इज एम जी एच माइनस इनिशियल लेवल इज जीरो, हाइट तो 1 ही, इनिशियल इज जीरो, रेफरेंस लेवल डेल्टा क्यू इज ऑल्सो जीरो। इसमें वर्क डन बाय क्या था ये, मोटर एक्शन एजेंट दिया, क्या किसकी एफिशिएंसी पूछ रहे हैं ये? अच्छा, कोई मोटर की हेल्प से, कोई कोई मशीन होगी उसकी हेल्प से ये ब्लॉक ऊपर ले जा रहे हैं हम लोग, तो मैं इसको मशीन लिख देता हूँ, जो भी कुछ है ऊपर ले जा रहे हैं हम लोग उसको, मशीन है, वर्क डन बाय मशीन। तो वर्क डन बाय मशीन अगर देखें, वर्क डन बाय मशीन इज इक्वल टू एम जी, एम इज 4 किलोग्राम है, जी इज 10, हाइट इज 1, दिस इज 40 जूल। मास 4 ही है ना, यस सर। तो ये 40 जूल का वर्क हुआ है, मशीन ने इतना काम किया है 1 सेकंड। तो सुनो 1 सेकंड का वर्क है ना इन 1 सेकंड,
इन 1 सेकेंड, इसी को पावर बोलते हैं हम लोग। तो पावर कितनी, रिक्वायर्ड पावर कितनी है? रिक्वायर्ड पावर इज 40 जूल। पर वो जो मशीन है ना, उसकी एफिशिएंसी 50% है। 50% एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि अगर वो 40 जूल की एनर्जी कंज्यूम करती है, मान लो इलेक्ट्रिक मोटर है सपोज, और उसने 40 जूल एनर्जी कंज्यूम की, उसकी एफिशिएंसी 50% है, तो काम 50% करके देगी। 40 जूल लेती है, 50% का लॉस, वर्क डन इज 20। 50% एफिशिएंसी है उसकी। हमें जो रिक्वायरमेंट है, हमारा जो काम हुआ है एक्चुअली में, काम होना चाहिए हमारा 40 जूल होना चाहिए। तो मशीन, ये पावर, मशीन की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो 40 जूल काम करने के लिए, जबकि वो 50% काम, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 80 जूल। 80 जूल। तो आंसर तुम्हारा 80 जूल है, आंसर तुम्हारा 80 जूल। उसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे हम लोग? तो हमें पता नहीं है, तो हम कहते हैं कि भाई रिक्वायर्ड पावर, जो मोटर, ये रिक्वायर्ड पावर तो 40 जूल है, और पावर ऑफ मोटर हमें चाहिए ना, तो पावर ऑफ मोटर में लिखता हूँ, पावर ऑफ मोटर इज इज सपोज एक्स, और जो मुझे कैलकुलेट करनी है, तो एक्स इंटू 50%, एक्स का 50% जो 40 जूल होना चाहिए, एक्स इंटू 50% इज 40 जूल। यहाँ से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, एक्स इंटू, एक्स का 50% इज 40। मोटर की पावर पता है एक्स है, एक्स का 50% 40 जूल होना चाहिए, तो एक्स कितना होना चाहिए, मोटर की पावर कितनी होनी चाहिए, 80 जूल। ओके सर। 80 जूल। हो गया क्वेश्चन? यस सर। So circular motion का example number 7.3. एग्जाम्पल, Yes. ठीक है, तो तुम उनको स्टेटमेंट बोलो या फिर शेयर कर दो फोटो खींच के। एग्जाम, वो डायग्राम भी है उसमें। No sir. एक मिनट, बहुत स्टेटमेंट बोलना स्टार्ट करो। A threaded rod with 12 turns per centimeter and क्या रो, diameter 1 थ्रेडेड रो, point. Yes sir. हाँ आगे। With 12 turns per centimeter and diameter 1.18 centimeter is mounted horizontally. A एक bar with a लेंथ है 12 सेंटीमीटर ना, रोड है, yes डायमीटर 1.18 centimeter. हॉरिजॉन्टली माउंटेड किया हुआ है उसको। आगे बताइए। A bar with a threaded hole to match the rod is screwed onto the rod. The bar spins at the rate of 216 revolutions per minute. Determine the velocity of the bar with which it will move the length of 1.50 along the rod. Also find the time taken by it. क्वेश्चन रिपीट करना पड़ेगा दोबारा, बोलना एक बार स्टार्टिंग से। सर मैं सेंड कर दूं? हाँ तो वैसे हो गया क्लियर, अब तो बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार और बोल तो हो जाएगा। हाँ, A threaded rod with 12 turns per centimeter and diameter 1.18 is mounted horizontally. A bar with a threaded hole to match the rod is screwed onto the rod. The bar spins at the rate of 216. Determine the velocity of the bar with which it will move the length of 1.5 centimeter along the rod. Also find the time taken by it. ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना, और लास्ट में बताना है क्या क्या टाइम, और एक चीज और बतानी है, टाइम
बस सर टाइम और वेलोसिटी। वेलोसिटी। देखिए, हाँ, एक स्क्रू होता है ना, स्क्रू सिस्टम होता है हमारा। ऐसे ऐसे डायग्राम ऐसे कुछ बना लेते हैं, इसके ऊपर ये थ्रेड ऐसे ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है। और ये एक जैसे नट बोल्ट सिस्टम होता है, ये भी थ्रेडेड होता है, ये भी थ्रेडेड है। तो इसमें यहाँ थ्रेड्स बने हुए हैं। थ्रेडेड का क्या मतलब होता है? ये नट बोल्ट नहीं होता, थ्रेड मतलब थ्रेड। ये थ्रेडेड रॉड का क्या मतलब? थ्रेड मतलब जैसे जो स्क्रू नहीं होता, स्क्रू देखा है स्क्रू, यस सर। तो स्क्रू के ऊपर वो ताकि वो अंदर जा सके, फिट हो सके, तो उसके ऊपर वो शेप नहीं बनी होती है, यस सर। तो उसको थ्रेड बोलते हैं। इनको थ्रेड जैसी तो शेप है वो थ्रेडेड उसको बोलते हैं। तो नट बोल्ट जो सिस्टम होता है, वो नट बोल्ट हम उसको जब क्लॉकवाइज घुमा तो बंद होता जाता है, क्योंकि वो थ्रेडेड है दोनों, एक दूसरे में जाके फिट हो। वैसे ही नट बोल्ट सिस्टम है, तुम ऐसे देख लो उसको, ये नट बोल्ट सिस्टम है। इसको इसके ऊपर हमें अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट करेंगे, तो फिर ये घूमता हुआ अंदर चला जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा, लास्ट में बंद हो गया। करते हैं ना ऐसे। एक नट बोल्ट अगर ले लें, यस। उसको घुमाएं तो बंद हो जाता है, खुल भी जाता है, बिल्कुल वही है ना। तो ये जो ये स्क्रू है, या जो भी कुछ को बोला गया है, रोड है, थ्रेडेड रोड या स्क्रू भी बोल सकते हैं उसको। इसके इसके बारे में कुछ बताया गया है कि इसके 1 सेंटीमीटर में 12 टर्न्स हैं, जो थ्रेड है वो 12 थ्रेड्स हैं। ऐसे थ्रेड बने होंगे ना स्क्रू के ऊपर, वैसे ऐसे 1 सेंटीमीटर की मैं बात करूं तो 12 है। और ये तुम बोल्ट लेके आए हो, ये भी तुम्हारा थ्रेडेड है। और ये कितना है? ये 216 आरपीएम। आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको याद रखना, रिवोल्यूशन पर मिनट। और रिवोल्यूशन पर मिनट, और मिनट हमारा स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, रिवोल्यूशन पर मिनट, मिनट हमारा स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको? सेकेंड्स। सेकेंड में। तो क्या बोलेंगे उसको? आरपीएस। आरपीएस। तो 216 पर मिनट की अगर मैं बात करूं, आरपीएम है, तो 60 मिनट्स में 216 है, तो 1 सेकंड में कितने होंगे? 1 सेकंड में 60, सॉरी 1 मिनट में 216 है, 60 सेकंड्स में 216 है। 60 सेकंड्स में जो रिवोल्यूशंस हैं, 2001 216 रिवोल्यूशंस। 1 सेकंड में कितने होंगे? 216/60। ये है आरपीएस। 3.6। इट इज 3.6 रिवोल्यूशन पर सेकंड। 3.6 रिवोल्यूशन, वो रिवोल्यूशन होता है कंप्लीट, एक कंप्लीट सर्कल सर्कल कंप्लीट करना, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो 3.6 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है वो 1 सेकंड में। ट्रेवल करना है कितना उसको? ट्रेवल अलोंग द रोड, ये रोड है हमारी, अलोंग द रोड उसको ट्रेवल करना है कितना? 1.5 सेंटीमीटर। उसको इतना ट्रेवल करना है, 1.5 सेंटीमीटर। इस 1.5 सेंटीमीटर में थ्रेड काउंट करें कितने थ्रेड है? इस 1.5 सेंटीमीटर में थ्रेड कितने हैं? तो पता है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स in 1.5 centimeter is equal to 1.5 into length, sorry 12 थ्रेड्स हैं, इसमें दिया हुआ है 12 टर्न्स या 12 थ्रेड्स दिए हुए हैं, 12 टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर में 12 टर्न्स हैं, तो 1.5 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हो गए? तो 1.5 इंटू 12 इज 80 टर्न्स, 80 टर्न्स है। और वो जो इसके ऊपर तुम ले घुमा के लेकर के घुमाते हो ना, इसके ऊपर इसको फिट कर दिया, इसमें उसको क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट किया, तो इसने इसने बंद होना स्टार्ट किया, तो ये मूव करेगा इस तरह, है ना। ऐसे होता है ना, तुम अगर क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करो तो ये स्क्रू टाइट हो जाता है। टाइट हुआ मतलब ये इस तरफ मूव करेगा, होता है ना ऐसा। तो सपोज यही तुम्हारा बोल्ट है, इस तरह से बना हुआ है ये, उसको कसना स्टार्ट करते हैं तो इधर इधर चलता है ये विद स्पीड v। तो 1.5 सेंटीमीटर को, अब 1.5 सेंटीमीटर ट्रेवल करने का मतलब क्या है कि उसको 18 टर्न्स कंप्लीट करने हैं। उसकी टर्न्स की स्पीड ये दे रखी है 1 सेकंड में, दिस इज 1 सेकंड 3.6 रिवोल्यूशन पर सेकंड। 1 सेकंड में 3.6 टर्न्स लेता है वो, 18 टर्न्स चाहिए उसको टाइम रिक्वायर्ड। और ये जो होता है ना एफ, ये फ्रीक्वेंसी, रिवोल्यूशन पर सेकंड मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आरपीएस का मतलब है फ्रीक्वेंसी।
इसको हम एफ लिखते हैं या फिर न्यू भी लिख देते हैं, दोनों ही सिंपल यूज करते हैं। अगर एफ तुम्हें पता है तो ओमेगा तुम्हें पता है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। और 2 पाई बाई टी अगर तुम्हें पता है तो 2 पाई एफ तुम्हारे पास आ जाता है, 2 पाई into 2 3. पाई 1/t इज 2 पाई एफ। मतलब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास टाइम पीरियड है इसका, एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड तुम्हारे पास है, ओमेगा तुम्हारे पास अगर एफ गिवन है तो, है ना। चलिए हम लोग तो यहाँ पर है कि हम हमारे इसको जो स्क्रू दिया हुआ है तुम्हें, इसको जो है 18 टर्न्स कंप्लीट करने हैं 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, 18 टर्न्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। और हमें पता है कि वो 3.6 रिवोल्यूशन पर सेकेंड लेता है, करता है। एक सेकेंड 3.6 रिवोल्यूशन के एक सेकेंड लगता है उसको, 3.6 रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड। 18 टर्न्स कितने में होंगे? 3.6 रिवोल्यूशन एक सेकेंड में, 18 टर्न्स कितने में होंगे? 5 seconds. 5 सेकेंड। तो 18/3.6 इज 5 सेकेंड्स में वो टाइम जो तुमने पूछा था वो वही आ गया टाइम। 5 सेकेंड लगेंगे उसको 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। उसके बाद हमें वेलोसिटी भी पूछी गई हम लोगों से, v कितना होगा, v। तो जो तो फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है ना, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज 3.6 आरपीएस। तो टाइम पीरियड हो गया 1/f, टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट मींस 1/3.6, ये टाइम पीरियड हो गया, ये टाइम है। खैर हम वेलोसिटी तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है, 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा उसको, 5 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस 1.5 है और टाइम 5 सेकेंड है, तो वेलोसिटी कितनी है उसकी, वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस इज 1.5 बाय टाइम इज 5 सेकेंड्स, तो उसकी स्पीड हो गई 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये उसकी स्पीड है। तो टाइम है 5 सेकेंड्स और स्पीड है 0.3 नहीं होगा, क्या, 0.3 होना चाहिए ना। 1.5/5, हाँ 0.3, 0.3, 0.3 हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट बताइए। Sir, check point 7.1/17. बोलना पड़ेगा ये तो ना, और या फिर तुम A point on the rim of a flywheel has a peripheral speed of 10 meter per second at an instant when it's decreasing at the rate of 60 meter per second square. If the magnitude of the total acceleration of the point at this instant is 100 meter per second square, the radius of the flywheel is. पेरिफेरल स्पीड दी हुई 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, क्या था ये, सेंटीमीटर या मीटर, 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकेंड। उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना 60 सेंटीमीटर, 60 मीटर है वो। Yes, sir. स्टेटमेंट बोल रहे हैं इसकी वेलोसिटी के बाद की एक्सेलरेशन वाली लाइन क्या है, A point on the rim of a flywheel has a peripheral speed of 10 meter per second at an instant when it's decreasing at the rate of 60 meter per second square. If the magnitude of the total acceleration of the point at this instant is 100 meter per second square, the radius of the flywheel is. अच्छा ठीक है, देखिए ये फ्लाई व्हील है, सपोज ये है, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका जो एक्सेल इसकी स्पीड है, स्पीड है ये 10 मीटर पर सेकेंड v। उसकी स्पीड जो है, इसकी रोटेटिंग स्पीड या इसकी पेरिफेरल स्पीड, जो टेंजेंशियल स्पीड को बोलते हैं, पेरिफेरल स्पीड मीटर पर सेकंड में दी हुई है। उसका इसको इसकी स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन पीछे होगा, ये एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, स्पीड कम होना मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्योंकि ये रोटेटिंग है और ये पार्टिकल जो जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट जो पेरिफेरल पॉइंट है, वो भी रोटेट कर रहा है इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कल,
तो उसके पास एक और फोर्स होगा ना, एक और एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है v स्क्वायर बाय r, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेट कितना होगा, नेट एक्सेलरेशन ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर होल रूट, ये नेट है। और नेट तुम्हें दिया हुआ, नेट इज 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे तुम्हें दिया हुआ है। स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर इज 100 into 100, तो ac स्क्वायर है ना, ac स्क्वायर इज v स्क्वायर बाय r होल स्क्वायर प्लस at tangential is 60, so 60 square is equal to 10 power 4। v square by r whole square is 10 power 4 मतलब 10,000, और ये 60 square is 3600, राइट हैंड साइड पर जाएगा ये तो 6400 बचता है, 6400। v square by r का रूट कर रहे हैं दोनों साइड, तो ये हो गया 80, r is v square by 80, v is 10 into 10 by 80 means 5 by 4, 1.25 मीटर, ये रेडियस है। Okay, sir. समझ आ गया? Yes, sir. हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। Sir, इसका 6th question. स्टेटमेंट बोल दो। The motor of an engine is rotating about its axis with an angular velocity of 100 revolutions per minute. It comes to rest in 15 seconds after being switched off, assuming constant angular deceleration. What's the number of revolutions made by it before coming to rest? ओके, ये आरपीएम है ना, आरपीएस में कन्वर्ट करो। आरपीएम में काम चलेगा नहीं कभी भी, आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100/60 आरपीएस। कोई मोटर है, जो भी कुछ चाहे अरेंजमेंट कुछ भी है, कोई डिवाइस है जिस तरह से घूम रही है विद स्पीड ऑफ 100/60 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, टाइम जो है 15 सेकेंड लगा, है ना, उसको जीरो कर रहे हैं। फाइनली इनिशियली इसकी ओमेगा नोट जो वो ये है, ओमेगा नोट एट टाइम t goes to 0, angular velocity of the system is 5/3 rps। टाइम ओमेगा फाइनल, फाइनली इसको स्टॉप कर दिया गया, ओमेगा फाइनल इज आरपीएस, 0 आरपीएस। पूछे क्या, एक्सेलरेशन पूछा है ना पहले तो, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ये पूछा गया है ना। कैलकुलेट क्या करने हैं? So number of revolutions. बस एक ही चीज कैलकुलेट करनी है। Yes. ठीक है, हाँ, टाइम तुम्हें दिया हुआ है 15 सेकेंड्स, और तुम्हें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब उस तुम्हें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, बस तुम्हें थीटा कैलकुलेट करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये सब ना इक्वेशन, ये सब इक्वेशन देखो, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट तुमसे पूछा गया है, इनकी हेल्प से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसको छोड़ो एक बार, इसको तो छोड़ो, इसको देखो बस, राइट हैंड साइड को, इसको देखो। वी यू टी की हेल्प से ऐसा आ सकता है क्या? तो वी यू टी की हेल्प से पहले ए कैलकुलेट करो, ए आ जाएगा, और ए आने के बाद फिर एस कर लो, एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2a, सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। Okay, sir. ठीक है ना। तो Yes. एक और जो तुम कंफ्यूज होते हो, एक चीज और मैं बताता हूँ यहाँ पर, इसको बाद में सोल्व करते हैं। उसके बाद ओमेगा की यूनिट जो है वो है रेडियन पर सेकेंड, स्टैंडर्ड यूनिट हमने यही पढ़ी है। अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एंड थीटा इज इन रेडियन, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसा ये ऐसा होता है। पर क्वेश्चंस में क्या होता है कि आरपीएस में दे देते हैं, आरपीएस में, तो ओमेगा इन आरपीएस, रेडियन आरपीएस स्क्वायर, और ये रिवोल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, थीटा मतलब ये।
तो तुम चाहो तो ये भी सिस्टम यूज कर सकते हो, जैसे अब तुम्हारे यहाँ पूछा गया, तुम चाहो तो ये सिस्टम यूज कर लो और चाहो तो ये सिस्टम यूज कर लो। हालांकि ऐसा ही सिस्टम यही है, पर अगर उसने इस सिस्टम में पूछा है तो भी ठीक ही है ना, इसी में सोल्व कर लेंगे। सुने कि ऐसा सीजीएस में सब कुछ दिया तो सीजीएस यूज कर लेते हैं। तो ओमेगा की एक यूनिट और भी मान लो तुम आरपीएस है, मतलब सीधे इसको ऐसे ही यूज करो। हालांकि 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पर नहीं करना हमें कुछ भी। हम सिर्फ याद रखेंगे आरपीएस में होना चाहिए सब कुछ, रिवोल्यूशंस में होना चाहिए, रेडियन में नहीं है तो, या तो रेडियन में सब कुछ होना चाहिए, रिवोल्यूशंस में होना चाहिए। तो वी हमें यहाँ से इक्वेशन दिखाई देती है v इक्वल्स यू प्लस ए टी, और v की जगह यहाँ पर ओमेगा आता है, फाइनल वेलोसिटी ओमेगा। तो v हमने यहाँ लिखा था v वेलोसिटी एट एन टाइम t। तो पहले तो मैं तीनों फॉर्मूला लिख देता हूँ, तो वो सेम फॉर्मूला तुम्हें यूज करने हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u मतलब वेलोसिटी एट टाइम 0, v मतलब वेलोसिटी एट एनी टाइम t, a एक्सेलरेशन, टाइम पता ही है t जो है टाइम है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, u ओमेगा नोट t ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s, v ओमेगा टी स्क्वायर, या ओमेगा जो भी डिस्टेंस हो चुका है, तो t डिस्टेंस की इक्वेशन है, t यहाँ पर रहने देते हैं। तो ओमेगा डिस्प्लेसमेंट कवर करने का, थीटा डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद तो ओमेगा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट यहाँ थीटा में। और ओमेगा इनिशियल मतलब जब जीरो डिस्प्लेसमेंट था, ओमेगा इनिशियल ये हो गया ओमेगा आफ्टर डिस्टेंस थीटा इज इक्वल टू 2as 2 अल्फा थीटा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। हमसे पूछा गया ये बताओ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, थीटा पूछा गया तुम लोगों से, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कैलकुलेट करने हैं। तो पहली बात तो ओमेगा नोट भी और अल्फा भी मैं रेडियन में रखूंगा, रिवोल्यूशन में रखूंगा, है ना। ओमेगा नोट तुम्हें दिया हुआ होगा, फाइनली इसको 100/60 आरपीएस, ये रिवोल्यूशन में मैंने स्पीड लिख ली, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में टाइम 15 सेकेंड है, फाइनली इट स्टॉप्स। तो इसकी फाइनल स्पीड जो 0 है, तो मैं इक्वेशन यूज करता हूँ फर्स्ट। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी। ओमेगा टी इज ओमेगा नोट कितना होता है, सॉरी ओमेगा टी इज 0, फाइनल वेलोसिटी 0, ओमेगा नोट इज पाई/3 प्लस अल्फा तो कैलकुलेट करना है, एंड टेक्स 15 सेकंड्स टू स्टॉप। तो अल्फा इज -5/3/15, तो यह गया 1/9 रिवोल्यूशंस पर सेकंड स्क्वायर, ये अल्फा आ गया। तुम्हें कैलकुलेट करना है थीटा, तो थीटा यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है ना। तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, वहां पर उनको दो टर्म सॉल्व करनी पड़ेगी, यहाँ एक से काम चल जाएगा। थर्ड इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ ओमेगा थीटा मतलब आफ्टर it stops, when it stops the theta is omega is 0, final velocity is 0, initial is pi/3, v square minus u square, ये यूज कर रहा हूँ मैं, is equal to 2, alpha is 1/9 and theta, ये हो गया माइनस, अल्फा इज माइनस, ये माइनस साइन के साथ आएगा, अल्फा माइनस साइन के साथ, तो 25/9 is 2 into theta। अब जो तुम्हारा, क्योंकि सारी वैल्यूज जितने पैरामीटर्स थे हमने सारे रिवोल्यूशंस में पुट किए, आरपीएस में, आरपीएस स्क्वायर में, तो थीटा जो है 9 से 9 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, थीटा इज 25/2 मीन्स 12.5। और ये फिर आया है तो फिर उसी में आया है ना, ये भी अगर रेडियन में तुम पुट करते सारी वैल्यूज तो रेडियन में आती। एक सिस्टम है मीटर और सेंटीमीटर का, अगर सारे पैरामीटर्स मीटर में गए तो आंसर भी मीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर में पुट किया तो आंसर मीटर में आएगा। तो मैंने क्या किया, मुझसे पूछा गया था रिवोल्यूशंस, तो मैंने सारी वैल्यूज जो है रिवोल्यूशंस में पुट किया है। रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ था हालांकि, और रिवोल्यूशन पर मिनट जो है वो वैलिड नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है आरपीएस में, रिवोल्यूशन पर सेकेंड में। कन्वर्ट करने के बाद मैं लिख सकते हो 12.5 रिवोल्यूशंस के बाद वो स्टॉप करता है। समझ में आया? Yes. नेक्स्ट बताइए। कौन सा? चेक पॉइंट 7.2 का 10th। चेक पॉइंट, कितने चेक पॉइंट है इसमें?
आंसर 2 ही है. 2 है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? सेकंड वाले में 25, 25. अच्छा फर्स्ट में 20. अच्छा. हाँ जी बोलिए. A car is moving in a circular horizontal track of radius 10 meter with a constant speed of 10 meter per second. A plumb bob is suspended from the roof of the car by a light rigid rod of length 1 meter. The angle made by the rod with track is. सर्कुलर रोड है ये. ठीक है. इसके ऊपर इसके अंदर जो है इस पर एक कार बनानी है तो कैसे बनाएंगे कार? ये सपोज ये कार है, ऐसे ऐसे चलती है ये. इसमें एक पेंडुलम है. ये पेंडुलम ये इस तरह से है, आगे जाने की कोशिश कर रही है. ये पेंडुलम है, इसमें हैंग किया हुआ है. ये पेंडुलम है. तो ये पेंडुलम अब इसकी स्पीड तो इसका रेडियस अब ये जब कार टान लेगी तो ये पेंडुलम तो कार जब टान ले रही है तो कार जो है वो नॉन इनिशियल फ्रेम है. तुम यहाँ चले जाओ, कार के अंदर बैठे हो तुम, ये कार में तुम भी बैठे हो और तुम यहाँ कार में बैठे हो. कार तो नॉन इनिशियल फ्रेम है तो उसके ऊपर जाके बैठ जाओ तुम और वहां से इसको देखें तो उसके ऊपर क्या क्या दिखाई देगा हम लोगों को. पेंडुलम को मैं बाहर निकाल के बनाता हूँ तो मुझे दिखाई दिया mg. और बताइए और क्या दिखाई देगा? और क्या दिखाई देगा? Pseudo और कोई force. फोर्स? टेंशन लगेगी. देखो सर्कुलर मोशन में स्यूडो फोर्स नहीं बोलते, मैंने तुम्हें नाम बताया था, वही बोलने की आदत डालो. Centrifugal. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. अब उसका जो सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी होती है तो उसका उसका नेट एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ होता है. मतलब नॉन इनिशियल फ्रेम का एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ है. तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. वो जो सेंटर तो इधर है, आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर मतलब इधर लगता है, इधर. एम मास ऑफ बॉब इनटू एक्सेलरेशन. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पता है क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये अपनी पोजीशन को छोड़ करके तो साइड में रहता है. अल्टीमेटली पिक्चर कुछ ऐसी बनेगी कि ये यहाँ पर आके रुकता है. डाउनवर्ड mg, इधर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन फोर्स, इधर टेंशन, ये सर, थीटा. रॉड में टेंशन वैसे ले रहे हैं जैसे स्ट्रिंग में होता है. नहीं ये रोड है तो उसको रहने देते हैं, मैं मेरे को स्ट्रिंग है. पर रोड में ना एक फोर्स तो सेट होता है, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं. तो वो टेंशन तो नहीं बोलते उसको, पर फोर्स यहाँ पे क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो ही करना है हालांकि, तो मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूँ. 1 मिनट रुको बस. तो ये पॉइंट है ना. अब ये एक रॉड हो गई, रॉड, और ये तुम्हारा बॉब है, तो इन दोनों का कॉन्टेक्ट है ना यहाँ पर, तो आपस में फोर्स लगाएंगे दूसरे के ऊपर. तो ये रॉड जो है इसको पुल करती है ऊपर की साइड, तो इसको हम लोग नॉर्मल बोल देते हैं. नॉर्मल बोल दो उसको, टेंशन हटा दो, इसको नॉर्मल बोल दो. ठीक है ना. तो अभी पिक्चर क्या दिखाई देगी हम लोगों को? mg इधर और नॉर्मल का एंगल ये अलोंग द रॉड ही होगी, ये तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये एंगल थीटा है. तो नॉर्मल इधर हो गया, ये नॉर्मल है. इसका एंगल वर्टिकल थीटा है, ये एन है. इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. तो मैं लिख रहे हैं थीटा कितना होगा, तो हम लिख देते हैं थीटा इज एन कॉस थीटा इज mg. एन कॉस थीटा इज mg. एन साइन थीटा, एन साइन थीटा, एन साइन एन कॉस थीटा इधर आएगा, एन साइन थीटा इस तरफ आएगा. एन साइन थीटा इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इसको कैंसिल कर दो, ये तुम्हारा आंसर है. tan थीटा इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय g. वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, मास से मास कैंसिल. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट बताइए. Twenty-one. हाँ जी बोलिए, 21 क्या है? A particle of mass m is being circulated on a vertical circle of radius r. If the speed of the particle at the highest point be v, then
फिर 4 ऑप्शंस है जिसमें ये बताना है कि mg से ज्यादा होगा mv स्क्वायर बाय r या इक्वल होगा या कम होगा। क्या एमवी से ज्यादा होगा? mg और mv स्क्वायर बाय r एट हाईएस्ट पॉइंट। बताना है। हाईएस्ट पॉइंट, यस सर। देखिए ये एमजी है, वही सर्कल में है ना, और स्ट्रिंग भी है ना, ये स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन है। बस हमें ये पता है कि पार्टिकल सर्कल में है ना, तो टी प्लस एम जी ये दोनों मिलकर के क्या दे रहे हैं, इज एम वी स्क्वायर बाई आर, दोनों मिलकर के दे रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा है? तुम्हें क्या लगता है? अब टी के बारे में बात करें तो टी की वैल्यू तो जीरो होगी या फिर नॉन जीरो है, या तो जीरो होगा नॉन जीरो होगा, है ना। टी अगर जीरो है, इफ टी इज जीरो, तो एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इफ टी इज नॉन जीरो, अगर ये जीरो नहीं है, तो टेंशन प्लस एम जी मिल कर करके एम वी स्क्वायर के आर के इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एम जी इज लेस देन एम वी स्क्वायर बाई आर। देख लो तुम्हारा आंसर क्या है, क्या कहता है। सर इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। एट हाईएस्ट पॉइंट। यस सर। नहीं तो नीचे ले आएगा इसको, अगर ग्रेटर हुआ तो एम जी इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर का मतलब क्या हुआ कि एम जी इसको नीचे ले आएगा, सर्कल में घूमने नहीं देगा। सर्कल में घूमने का मतलब ये है कि एमजी को हमें एंगेज रखना है, बिजी रखना है। दोबारा देख लो, स्टेटमेंट दोबारा बोल दो, कुछ और पॉइंट दिया हो एक बार दोबारा बोलना स्टेटमेंट। A particle of mass m is being circulated on a vertical circle of radius r. If the speed of particle at the highest point be v, then अच्छा स्टेटमेंट, अब आंसर बोलना स्टार्ट करो, क्या क्या है। पहला ऑप्शन है mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। हाँ दूसरा है mg ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाय r। सी ऑप्शन mg लेस देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। एंड हाँ, डी ऑप्शन है mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो सी करेक्ट है इसमें। एम जी इज या तो इक्वल होगा या लेस होगा, एम जी इज लेस देन इक्वल टू एम जी स्क्वायर। कभी जब एम जी पूरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं दे पाएगा, रिक्वायरमेंट तुमने स्पीड ज्यादा कर दी, उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हुई, एम जी कम पड़ गया, कौन आएगा, टेंशन। तो टेंशन और एमजी मिलकर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट कम है तो एमजी देता रहेगा, बस एमजी, टेंशन की जरूरत नहीं पड़ी। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एमजी एक्स्ट्रा है पहले ही, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम चाहिए, एमजी खुद ही ज्यादा है उससे पहले, तो क्या होगा, घूमेगा नहीं सर्कल में। हमने बात की थी इस बारे में कि एमजी जो है इसके मोशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, एमजी। तो एमजी को कुछ करो, उसका उसको उसको यूज करो, उसको बिजी रखो कहीं, ताकि उसको ध्यान ही ना आए कि मेरे को नीचे लेके जाना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा इस एमजी को ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देने के लिए बोलते हैं, ताकि उसको देता रहे। तो एमजी के इक्वल एम स्क्वायर बाई आर चाहिए हमें, तब वो हाईएस्ट पॉइंट पर सर्कल होगा। ज्यादा करोगे तो टेंशन आ जाएगी, स्पीड बढ़ा तो टेंशन और आ जाएगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट है ना, सी नहीं दिया गया आंसर। सर डी दिया हुआ है। अच्छा डी क्या है, डी तो बोला नहीं शायद तुमने, डी क्या दिया होगा mg बताओ। ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। स्टार करके छोड़ दो, स्टार लगा दो तुम लोग, तुम्हें नेक्स्ट टाइम याद रहे कि हमारा आंसर मैच नहीं किया था। बट सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए। सर आपको व्हाट्सएप कर दिया, उसमें डायग्राम सब था एक। हाँ जी, एक मिनट। A frictionless track ABCDE ends in circular loop of radius r. R is R is R तो कैलकुलेट करना है ना। देखिए
एक इंक्लाइन प्लेन है कुछ इस तरह का, उसके बाद जो है सर्कल बनता है ऐसे, ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज किया गया फ्रॉम ए हाइट h, दैट इज 5, यहाँ पर आता है, सर्कल कंप्लीट करें, सर्कल कम यहाँ पहुंच जाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा ना mg की वजह से, होगा ना ऐसा, mg इसको नीचे ले आएगा। सर्कल कंप्लीट करने का मतलब हाईएस्ट पॉइंट जो है वो सबसे डेंजरस पॉइंट होता है, वहां से क्रॉस करके मतलब सेफ है। हाईएस्ट पॉइंट पर गए, हम देखा कि mg है, mg इसको नीचे लेके आएगा, डिस्टर्ब करता है mg को बिजी करो। हमने कहा हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, और वो वेलोसिटी के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो mg अगर दे तो फिर इसको नीचे नहीं ला पाएगा, वो बिजी रहेगा mv स्क्वायर आर देने में बिजी रहता है, उसको पता नहीं है कि इसको नीचे लेके जा रहे हैं। तो मतलब हमें पता लग गया कि यहाँ जो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इट दिस v शुड बी रूट आर सी, ये इसकी इक्वल होनी चाहिए, रूट आर सी के इक्वल। वो यहाँ से चला था क्योंकि देखो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, म्यू 0 दिया हुआ है, नॉर्मल कोई वर्क करता नहीं है, फ्रिक्शन यहाँ पर 0 है, ए की फोर्स है mg, और mg अगर है तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के 0, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के 0 अगर एक ही है, तो अगर mg बचा हुआ है तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर इनिशियल, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है, यहाँ पर हाइट 5 मीटर दी हुई है, यहाँ पर हाइट कितनी है, इसके लिए हाइट कितनी लोगे तुम लोग, ये हाइट कितनी है, 2r, डायमीटर के इक्वल है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, जो वो इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, और फाइनल जो टॉप मोस्ट पॉइंट है सर्कल का, वहां पर वेलोसिटी रूट आर जी के इक्वल है। तो मैं इक्वेशन यूज कर रहा हूँ डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू 0। यू फाइनल मतलब mg into height from reference level, that is 2r, minus mg into height is 5, initially height is 5, plus k final minus k initial, k final मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है एम वी स्क्वायर, वी इज एट वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, मैं ये लिखता हूँ एच है, वी एच इज रूट आर सी, वी एच स्क्वायर इनिशियल इज 0 इज 0, एम तो सब में ही, एम को तो कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया 2rg माइनस 5g मतलब 50 प्लस हाफ वी एच स्क्वायर रूट आर जी सॉरी, रूट आर जी का स्क्वायर इज 0, हमें तो आर सी, तो 2rg प्लस 1/2r इज 5/2rg, 2 plus 1/2 is 50, 50 से 50 कैंसिल, r is 2 मीटर, r is 2 मीटर, समझ में आया? Yes, sir. चलो, तो तुमने फ्रेंड्स को बोल, क्वेश्चन भी है, क्या 22nd क्वेश्चन भी है। 22nd क्वेश्चन मतलब डाउट है क्या? यस सर। कल डिस्कस करेंगे डब्ल्यू ना, टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में लेट हो जाता है, फिर रोलिंग के लिए बोलेंगे, टाइम 15 हो गया। अच्छा मैं क्या बोलना चाह रहा था, 2 मिनट सुनो, जो तुम्हारे साथी हैं जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं जूम लाइव, है ना, उनको बोलना कि अटेंडेंस नहीं मिलेगी। आज अटेंडेंस मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, 22 प्रेजेंट थे, 21 प्रेजेंट थे क्लास में, उनको अटेंडेंस मिलेगी, बाकी सब एब्सेंट मार्क करके मैं ग्रुप में डाल दूंगा। और उनको बोलना जो तुम्हारे नोन है, जो नए हैं उनको उनको तुम कैसे बोलोगे, पर जो भी जिसको बोल सकते हो उनको बोलना कि अटेंडेंस नहीं मिलेगी, और कंटिन्यू एब्सेंट अगर जाएगी तुम्हारी रिकॉर्ड में, अगर कंटिन्यूसली एब्सेंट रहती है तो फिर एक प्रॉब्लम खड़ी होती है। और प्रॉब्लम में देखो इससे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, तुम पढ़ नहीं रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी होता हो, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं ये मानता हूँ कि तुम क्लास में नहीं आ रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, सबसे बड़ा लॉस तो ये है। तो अपने फ्रेंड्स को बोलना कि क्लास अटेंड करें, ठीक है? अब सेशन एंड करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.